ठीक है। तो ये जो है अपनी कमियों को कैसे दूर करना है और इंटरव्यू में अपनी कमियों और अच्छाइयों को कैसे बताना है, इस पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए सीधी बात है, ये हमारे व्यक्तित्व से जुड़ जाता है। व्यक्तित्व से जुड़ जाता है एक बात। दूसरी बात, ये चतुराई से भी जुड़ता है। चतुराई से कैसे जुड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपने देखा होगा घर में, आपने कई बार देखा होगा सामने वाला आप खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए किसी ने गेट खटखटाया तो आपके कोई संबंधी जो भी होगा घर में, वो क्या कहेगा कि अभी खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुई, साधारण बात, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है कहीं से आए हुए धन को गिन रहे हैं या उसका हिसाब किताब लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जो है सीधे तरीके से बात नहीं की जाएगी। अगर कोई गेट खटखटाता है तो क्या कहा जाएगा, कहाँ पर है वो, तो ये जैसे खाना खाने की बात करी थी, खाना खा रहे हैं 2 मिनट रुक जाइए, ऐसे यहाँ नहीं कहा जाएगा कि वो पैसे गिन रहे हैं। पैसे गिनने वाली बात नहीं कही जाएगी। क्यों, क्या कही जाएगी कि बस थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आप बैठिए मैं बुलाता हूँ। ये हो गई चतुराई, इसे कहते हैं चतुराई। तो यहाँ पर वही बात है कि भाई अगर आप अपनी कमियों को कैसे दूर करेंगे, तो ये तो एक लंबी प्रोसेस है, और इंटरव्यू में अपनी कमियों और अच्छाइयों को कैसे प्रस्तुत करेंगे, तो ये चतुराई का विषय है कि आपको बताना कैसे है कि सामने वाला उससे खुश भी हो जाए और आप उसको बता भी दो, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। एक राजा की कहानी है कि भाई एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई बताओ, नहीं, एक सपना देखा है मैंने रात में, तो सपने में मैंने देखा कि एक पेड़ है, उसकी पत्तियां धीरे धीरे गिरती जा रही हैं और एक पत्ती बची आखिरी में, वो भी शीर्ष पे बची है। तो सबसे पूछा उसने कि भाई इसका मंतव्य बताओ, इसका जो अर्थ है वो क्या निकलेगा। तो एक ने उठ के कहा कि साहब इसका मतलब ये है कि आपके परिवार के सभी लोग मर जाएंगे और आप ही अकेले ज़िंदा बचोगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, राजा को गुस्सा आ गई साहब। राजा को गुस्सा आ गई तो राजा ने क्या किया, राजा ने किया इसको कारावास में डाल दो। क्यों, इसने मेरे संबंधियों की मृत्यु की बात की है, ठीक है। फिर दूसरे से पूछा, बताओ, अब सब डर गए साहब। अब अगर सब डर गए, यानी कि यहाँ पर अगर किसी के बारे में आपने कुछ पूछ लिया और उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, या सामने वाले ने जो आपसे पूछा उसने डरा दिया, तो आप डर जाओगे, सीधी बात है। भाई आपकी मृत्यु आ गई तो स्वाभाविक है, डरोगे आप तो। अब देखिए, अब दूसरे से जब पूछा, उसने कहा कि हिम्मत करके उसने वो बोला कि साहब इसका मतलब ये है कि आपके परिवार में आप ही एक बेहतरीन व्यक्ति हो जो कि अंत तक अपने गुणों को बनाए रख पाओगे। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, राजा की प्रशंसा हो गई है। राजा की प्रशंसा कैसे हो गई है कि आपकी मृत्यु की बात नहीं, राजा की मृत्यु परिवारजनों की मृत्यु की बात नहीं की गई है। यहाँ पर बात की गई है कि सभी लोगों में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रशंसा हो रही है। क्यों नहीं है श्रेष्ठ, क्योंकि आपकी एक, भाई देखिए सीधी बात है कि अगर कोई ये मांग ले भगवान के आने पर, आपने सुना होगा एक कहानी है कि भगवान के आने पर एक बुढ़िया ने ये मांगा कि मैं अपने पड़ पोते के साथ में सोने की थाली में भोजन करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए चतुराई है ये। चतुराई क्या है, पड़ पोते का मतलब पोते का पुत्र। अब आपने जो है अपना बेटा भी देखना है पहले तो, ठीक है, फिर उसका बेटा देखना है और फिर उसका बेटा देखना है। ओवरऑल आपकी एज कितनी हो गई, अब एज आपकी लगभग 100 से ऊपर जाएगी, ठीक है, 100 से ऊपर जाएगी या लगभग 100 जाएगी। अब सोने की थाली में खाना है। सोने की थाली का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, धन संपदा की स्थिति है, वह सर्वोत्कृष्ट या सबसे अच्छी होने वाली है। तो आप सबसे अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हो के साथ में भोजन करना चाहती हूँ, यानी कि उसकी उम्र भी इतनी हो जाए पड़पोते की कि वो बहुत बड़ा हो जाए और उसके साथ भोजन कर ले वो। यानी कि इसका मतलब 3 बातें उसने एक साथ मांग ली। एक तो उम्र मांग ली, एक उसने जिंदा रहने के लिए वो पीढ़ी कितनी, 4 पीढ़ियों का उसने पूरा वो मांग लिया कि आप 4 पीढ़ियों के साथ में रहना है मुझे, और उसने धन संपदा भी मांग ली। इसे कहते हैं चतुराई। ये नहीं कहा उसने कि मुझे 100 साल की उम्र चाहिए, नहीं, 100 साल की उम्र नहीं, एक ही वाक्य में उसने सब कुछ मांग लिया। तो वही है, यहाँ पर आपको जो है इस चतुराई के साथ में ही अपने व्यक्तित्व को वहाँ पर प्रदर्शित करना है। मान लीजिए आप बेईमान हैं, ठीक है ना,
अब या फिर आप ईमानदार हैं, चूंकि हम कमियां अभी डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप ईमानदार हैं और सामने वाले ने कहा कि ईमानदारी के उदाहरण बताओ साहब, आपने कहाँ कहाँ ईमानदारी दिखाई, ठीक है ना, तो आप दिखा दोगे, आप गिना दोगे। लेकिन जैसे ही आप सामने वाला बोलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने हमेशा ईमानदारी दिखाई हो, कभी तो बेईमानी दिखाई होगी। और आपने जैसे ही कहा हाँ सर एक दो जगह मैंने बेईमानी दिखाई है, तो कहाँ दिखाई है, अब बस फंस गए आप। या तो हाँ नहीं कहना था, और अगर हाँ कह दिया है तो फिर चतुराई दिखाओ, और हाँ कहने में भी चतुराई होती है, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, कितना देना है, ऐसी जगह जब हम फंस जाएं या हमारी जितनी कमियां हैं उनको हम कैसे बताएं को लेकर जब बात की जाएगी तो आपको वह बात पूरी समझ में आ जाएगी। तो इस बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं बाद में। फिर इसके बाद वाला जो टॉपिक आता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज का बॉडी लैंग्वेज आपने सुना होगा, कॉमन वर्ड है भैया, सब जगह चलता है। तो बॉडी लैंग्वेज होता क्या है, पहले तो इस पे बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि हमारे मन में जो चल रहा है वही हमारा शरीर क्या करता है, अंगों के माध्यम से प्रदर्शित कर देता है। अब अंग मुख्य रूप से आपके पैर हैं, अंग आपके मुख्य रूप से जो है हाथ है, आँख है, ओंठ हैं, यही 4-5 अंग हैं जिनके द्वारा हमारे जो विचार हैं वो व्यक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंग हिल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने किसी के सामने वाला आपने जैसे ही बोला कि भाई और भाई आज मज़ा क्या चल रहा है, मस्त मज़ा आ गया साहब, अब आपने जैसे पलक झपकाई और बढ़िया तरीके से हाथों को इशारा करके बोला तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा कि हाँ यार मस्त चल रहा है। और जैसे ही सामने वाले ने पूछा और भाई क्या चल रहा है, बस मस्त चल रहा है। अब बताइए आप इधर पे जो आपके चेहरे के भाव थे और मस्त चल रहा है भाई, तो इस धर पे जो आपके चेहरे के भाव थे उसमें बहुत फ़र्क आ गया। तो यही है बॉडी लैंग्वेज। ओके, मतलब बॉडी भी बोलती है साहब। बॉडी कैसे बोलती है, बॉडी इशारों में बोलती है। आप कंधे मटका रहे हैं, आपके पैर मटक रहे हैं, आपके हाथ मटक रहे हैं, आपके हाथ हिल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं, उंगलियां कैसे हिल रही हैं, आपके पैर कैसे हिल रहे हैं, आपने आंखों को कैसे मूव कर रहे हैं, आपकी पलकें कैसी झपक रही हैं, आप ऑटो को कैसे हिला रहे हैं, इन सब बातों को लेकर बॉडी लैंग्वेज पे बात होती है। तो उसका जो अर्थ है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा नो डाउट, लेकिन इसे नियंत्रित कैसे किया जाए इस पर बात करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि इसको नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका ये नहीं होता है कि आप बांध के बैठ जाएं। बांध के कभी भी ये नियंत्रित नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप बांधेंगे तो आपके मन को कैसे बांधेंगे, आप मन को बांधना पहले ज़रूरी होगा। और अगर आप मन को नहीं बांधेंगे तो बॉडी लैंग्वेज पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने का या बॉडी लैंग्वेज पे काम करने के लिए सबसे पहले हम मन पे काम करने वाले हैं। और मन को कैसे करना है, कैसे काम करना है उस पर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही अगला जो आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि एक अच्छा श्रोता और एक वक्ता कैसे बने। देखिए एक सीधी सी बात है, इंटरव्यू में हो या जीवन में हो, हमें हमारे जीवन में एक अच्छा श्रोता बनना ही पड़ेगा, तभी हम एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। ये बात सब जानते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है ना। पहले अगर आपके सामने 10 लोग हैं और 10 लोग चर्चा कर रहे हैं तो सबकी सुन लो, ओके, सबकी सुन लो और फिर बोलो। और बोलो भी कितना, अगर आपने 100 सुना है तो बस 20 बोलो, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यही असर कारक है ना। तो इंटरव्यू में एक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, कितने तरीके से देना है, इन सब बातों पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन प्रश्न को सुनना है कि नहीं, तो भैया पहले प्रश्न सुनेंगे तो अच्छे से प्रश्न सुनना, फिर उस पर मनन करना और फिर उसका उत्तर देना, ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन इस गुण का हमारे जीवन में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं या बना सकते हैं। उसका एकमात्र तरीका यही है कि हम अगर इन गुणों पर हमेशा ध्यान रखें तो हमारा जीवन अच्छे से, मतलब हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। जीवन तो बहुत अच्छा होने ही वाला है, क्योंकि अच्छे गुण कभी भी नुकसान नहीं देते हैं। तो एक अच्छा श्रोता और वक्ता बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आता है अपने इच्छित पद के अनुसार या इंटरव्यू के अनुसार व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें। ये बहुत बड़ी बात है साहब, क्योंकि देखिए जब तक, सीधी बात है, इच्छित पद मतलब भाई डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जो है आपके गुण जो हैं वो तो, मतलब मैं किसी पद का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन घटिया स्तर के हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए, आप बनना इंजीनियर चाहते हैं,
लेकिन आप काम करते हैं मजदूरों वाला। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, आपने अगर अंबानी जी के पिताजी का जो है सुना होगा इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था शुरू में, उन्होंने अपनी बात कही थी, तो धीरू भाई अंबानी जी ने एक बात कही थी कि मैं जो है चाय पीने के लिए अपने साथ वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि सीधी बात है, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप उनके साथ वालों के साथ ही विकसित होंगे। तो वे कहाँ जाते थे? वे 5 स्टार होटल में जाते थे या बड़ी होटल में जाते थे। बोलते थे कि भले ही मुझे एक चाय पीने के लिए 10 दिन मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन मैं चाय हमेशा ऊंची जगह पर पीता हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनके विचार ऊंचे होते हैं, वहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनके स्वभाव में छोटी सोच है ही नहीं। तो इच्छित पद के अनुसार आपको अपनी सोच भी विकसित करनी पड़ेगी। यानी कि आप जिस पद के लायक बनना चाहते हैं या आप जिस पद की इच्छा रखते हैं, उस पद के लायक बनने के लिए जितनी लायकी की ज़रूरत है या जितने गुणों की आवश्यकता है, वे गुण तो होने चाहिए ना आप में। क्या केवल और केवल और केवल अच्छा लिखने वाला, मेमोरी अच्छी रखने वाला व्यक्ति हाईएस्ट पद पे पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं साहब। अगर ऐसा होता तो सारे गोल्ड मेडलिस्ट पीएससी सिलेक्टर होते। हमारे पास में गोल्ड मेडलिस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, टॉपर होते हैं, वे पीएससी में जा ही नहीं रहे या वे टॉप नहीं कर पाते हैं कई बार। और सामान्य व्यक्ति जिसकी सेकंड डिवीज़न आई होती है 12वीं में या डिग्री में, वो सेकंड डिवीज़न का व्यक्ति होता है, वो टॉप कर जाता है और उसका इंटरव्यू बेहतरीन चला जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को उस पद के अनुसार ढाल लिया, जबकि दूसरा व्यक्ति उसके अनुसार नहीं ढाल पाया, तो नहीं बनेगा वो। तो बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा विकसित करें, ये लंबी प्रक्रिया है। यानी कि आपको अपने पद के अनुसार विकास करना पड़ेगा, तब जाके आपका इंटरव्यू अच्छा होने वाला है। वरना आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे जितने प्रश्न सही होंगे उसके आधार पर इंटरव्यू के नंबर दिए जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समसामयिक विषयों का अध्ययन कैसे और कितना करें। चूंकि ये जो है इंटरव्यू का विशेष पहलू है, जहाँ पर लेकर या जिसको लेकर इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं, और इसको अगर हम बात करें कि इसको इंटरव्यू के साथ जोड़ लीजिए तो गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि सामयिक विषय आपकी जागरूकता और आपकी सतर्कता को दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं आपको इन दो शब्दों पर ही बात कर रहा हूं। देखिए शुरू से, जागरूकता और सतर्कता। तो सामयिक विषयों को लेकर, देखिए फिर से कह रहा हूं मैं, आपको सामयिक विषयों को रटना नहीं है। हाँ, इस शब्द पे बात कर लूं मैं आपको, जो मैंने आपसे शुरू में नहीं कर